लेजर। लिखते जाइए जरा, साथ में लिखते जाइए। चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लेजर। ठीक। लेजर जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? जर्नल। जर्नल के मैंने आपको टोटल 4 नेम बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहली बार हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या था? प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है। हम अपने फेयर में दूसरी बार रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोगों ने सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही रफ कॉपी पे लिखा था। रफ में क्या हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट लिखा था या सबको एक ही में लिखा था? सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही अंदर में लिखा था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? सबका फेयर कॉपी बनाने वाले हैं। सबका फेयर कॉपी बनाने का मतलब क्या है? सारे ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर के हिसाब से, उनके सिमिलरिटीज के हिसाब से उसको क्या कर देना है? सेपरेट कर देना है, छाट देना है। इसका मतलब हर एक आइटम का अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है और उस आइटम से रिलेटेड सारी, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को उसी अकाउंट के अंदर में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। नॉर्मली मैं कहूँ कि आप सारे लोग, ठीक है, मेरे बिजनेस से डील कर रहे हो, तो मैंने सबका नाम लिख रखा होगा अपने बुक्स में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर नाम के बारे में मुझे डिटेल जाना है कि आपके बारे में ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा अपने चारों तरफ। इससे अच्छा कि मैं क्या करूँ, आपका एक फेयर या एक सेपरेट अकाउंट बना दूँ कि आपने कब कब मुझसे परचेज किया है, कब कब मुझे सेल किया है, कितना पैसा पे किया है, कितना पैसा रिसीव किया है, हर एक बात एक ही जगह पे रिकॉर्ड रखा जाए। मैंने कल भी आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि बैंक्स देखो, आप थोड़ा सा टाइम देते हो, 10-15 सेकंड का टाइम लगता है और वो आपके बैलेंस को क्या कर देता है? रिवील कर देता है। अगर आप अपने पास्ट डेटा के बारे में, पास्ट बैलेंस के बारे में, पास्ट ट्रांजेक्शन्स के बारे में कुछ भी पूछते हो अपने बैंक से, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब कहीं न कहीं उसने सारे डेटा को क्या कर रखा होगा? पूरे भीड़ में रखा होगा या उसको छाँट-छाँट के अलग कर रखा होगा, सेपरेशन कर रखा होगा, ठीक है, क्लासिफाइड कर रखा होगा। इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं? अपने रफ बुक से, ठीक है, क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन का मतलब बंटवारा। बंटवारा कैसे होता है? जैसे मर्जी वैसे या कुछ सिमिलर बेस होना चाहिए? घर का बंटवारा हो रहा है घर का बंटवारा हो रहा है, जमीन का बंटवारा हो रहा है, कभी देखा है जमीन का बंटवारा होते हुए? लाठी उठी चलते हुए नहीं देखा है? अच्छा, चलो सपोज मान लेते हैं, ठीक है, तुम, ठीक है, इधर भैया लोग बहुत कम है, बहने लोग ज्यादा है, इन्हीं लोगों का मान लेते हैं कि ठीक है, झुटौल मत करना है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक। सड़क के किनारे जमीन है, ठीक है, मैं कहूँ कि मैं आगे वाला जमीन ले रहा हूँ, पीछे वाला तुम ले लेना, भले ही मुंडी हिला रही है ना, ठीक है। कहाँ है? आगे मैं कहूँ कि इतना बड़ा जमीन है, ठीक है, और ये हमारा से यहाँ से रोड निकल के गया है, ये रोड निकल के गया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आधा आधा कर लेते हैं, ऐसे बांटना ही था ना, बंटवारा का मतलब 50-50, दो लोग हैं, 50-50 कर लो। ये 50% है और ये 50% है, आगे वाला मुझे दे दो, पीछे वाला तुम रख लो। वही तो, बंटवारा तो कैसे भी हो सकता है, बंटवारा तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बंटवारा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा बंटवारा तुम्हें मंजूर होगा? ये ट्रायंगल वाला, ये वाला, या बीच वाला? काहे भैया, बंटवारा तो सब में बराबर ही 50% ही जमीन आ रहा है, फिर यही काहे आपको मंजूर है, बाकी दोनों काहे नहीं मंजूर है? बस आपको दिख रहा होगा कि जो भी बंटवारा हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। गलत का मतलब सबको सबको इसका बेनिफिट चाहिए, रोड का बेनिफिट चाहिए,
ये फ्रंट चाहिए सबको, फ्रंट मिल नहीं रहा है, एक को फ्रंट पूरा मिल रहा है, एक को फ्रंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसलिए आप चाहते हो कि भैया जितना फ्रंट आपको मिले उतना फ्रंट हमको मिले, और यही एक्सेप्टेबल ही होगा। इसका मतलब हम बँटवारे के कई क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे हमारे क्या हैं, बेस हैं। मैं कहूँ कि आपने स्टैट्स पढ़ा, अच्छा स्टैट तो आप पढ़ रहे हो ना क्लास 11th में। आप वहाँ पे देखोगे कि आप डेटा खेल रहे हो। डेटा के बारे में बात किया जा रहा है। डेटा को बोला गया कि क्लासिफाई करो। जैसे मैं कहूँ ये मेरे सामने डेटा है, यहाँ पे कुछ ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं। क्या इस डेटा को एक ही बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, या अलग-अलग बेस बना के अलग-अलग तरीके से? जैसे अगर मैं केवल जेंडर के हिसाब से बात करूँ तो मेल, फीमेल। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूँ तो रूरल, अर्बन। फिर डेटा हमारा क्या होगा? डेटा तो सेम रहेगा, पर नंबर्स क्या हो जाएँगे? चेंज हो जाएँगे। बिलो 16, बिलो एबव 16 तो डेटा फिर से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फिर से डेटा डेटा वही रहने वाला है, पॉपुलेशन वही रहने वाला है, लेकिन हर बार क्या होने वाला है? बेस बदलते ही डेटा का इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, और एक जस्ट एंड इक्विटेबल बेसिस या एक जस्टिफाइड बेसिस पे, ठीक है? लो भैया, इसके लिए झगड़ा मत करना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? डेटा का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। किस बेसिस पे? तो सर सिमिलर नेचर के डेटा को हम एक अकाउंट में कन्वर्ट कर देने वाले हैं। हम यहाँ पे हर एक आइटम का क्या बनाने वाले हैं? अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। मज़ेदार बात यह है कि हमारे बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, सबका अपना क्या होगा? खुद का एक अकाउंट होगा। जैसे अगर मैं लैंड की बात करूँ, तो मैंने लैंड परचेज किया, सेल किया, यूज़ किया, क्या किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लैंड एक आइटम है, तो उसका अपना क्या होगा? एक सेपरेट अकाउंट होगा। अगर मैं फ़ैन की बात कर रहा हूँ, फ़ैन मेरा एक आइटम है, तो फ़ैन का एक अपना क्या होगा? अकाउंटिंग होगा। अगर मैं रमेश, सुरेश किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरे फ़र्म से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, मनी वैल्यू रखता है, तो उसका अपना क्या होगा? अकाउंट होगा। इसका मतलब हर एक आइटम का हम क्या करने वाले हैं? अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बताऊँ मैंने फ़ैन का अकाउंट बना रखा है, तो फ़ैन अकाउंट में मैं क्या एसी का रिकॉर्डिंग करूँगा, या फ़ैन की ही रिकॉर्डिंग करूँगा? फ़ैन की ही रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है? बिल्डिंग का रिकॉर्डिंग है, तो मैं उसमें फ़ैन और लैंड सब डाल दूँ, या केवल बिल्डिंग? सीधी-सी बात है, जब आप उधार बाकी कभी लगाए हो दुकान पे? उधार बाकी लगाए हो? हम लोग तो बहुत इसमें घपलाबाज़ी करते थे, नहीं बताएँगे। ठीक है, गाँव में जाओगे, अक्सर लोग उधार-वधार लगाते हैं, तो दुकानदार क्या कर लेता है? पेज के ऊपर, ठीक है, अगर इक्का-दुक्का बार उधार लेने वाले हो, तो वो क्या करता है? एक ही पेज पे कई सारे लोगों का नाम लिख देता है, और उसके सामने अमाउंट लिख देता है, ठीक है? कि फलाने इतना, चिलाने इतना, मुटकी इतना, पतर इतना, सबका नाम लिख देता है, जैसे भी वो जानता हो, ठीक है? और अमाउंट लिख देता है कि किससे कितना पैसा लेना है या देना है, ठीक है? ये कैज़ुअल बेसिस वाले कस्टमर होते हैं, लेकिन एक कस्टमर, जैसे मैं कह दूँ कि भैया मैं आपसे रोज़-रोज़ उधार माँगने आता हूँ, मुझे शर्म नहीं आता है, मैं बेशर्म हूँ थोड़ा-सा, मैं रोज़ उधार माँगने आ जाता हूँ, ठीक है? तो क्या वो रोज़-रोज़ अलग-अलग जगह रिकॉर्डिंग करेगा? फिर दिक्कत होगा उसको भी जोड़ने-घटाने में, कि पता नहीं कब-कब ये आए थे, कब-कब ले गए, बार-बार पहुँच जाते हैं, टपक जाते हैं। इसलिए वो क्या करता है, थक-हार के एक तेरा पूरा का पूरा पेज मेरे नाम पे लिख देता है, कि ये पेज और इस पेज पे केवल और केवल इन्हीं की बातें रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है? बार-बार मुँह उठा के आ जाते हैं ना, इसलिए इन पे यहाँ पे मेरा नाम लिख देता है। आप सबका यहाँ पे नाम लिखा जा रहा था, राम, श्याम, मोहन, सोहन जो भी था, यहाँ पे नाम लिखा जा रहा था, मेरा ऊपर नाम लिख दिया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पेज पे छोटे-छोटे या कैज़ुअल बेसिस पे कभी-कभार उधार वाले हैं, ठीक है? तो वो अपना पन्ना बर्बाद नहीं करना चाहता है। जैसे आप लोगों को कभी-कभी कंजूसाई दिखाते हो ना, जगह नहीं छोड़ते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, एक सेपरेट प्लेस बना देते हो, और उस पेज पे केवल मेरी बातें लिखी जाएँगी या किसी और की बातें? मेरे में मेरा ही पैसा लिखोगे या किसी और का पैसा जोड़ दोगे? मेरा ही ना? हाँ, तो घपलेबाज़ी मत कर देना किसी और का पैसा जोड़ के, ठीक? मैं इसमें घपला करता था। ठीक है? अकाउंटिंग पढ़ता था, उसमें घपला करता था। नहीं बताऊँगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक। चलो, अब आते हैं ज़रा वापस से। तो हम क्या करने वाले हैं? लेज़र क्रिएट करने वाले हैं, यानी हर एक आइटम का एक अपना सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। लेज़र के अपने और क्या-क्या नाम हैं, कौन-कौन से नाम से फ़ेमस है, ये आपके CUET के लिए इम्पोर्टेंट होगा। याद रहे, आप 3 तरह से तैयारी कर रहे हो। एक तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, दूसरा मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, हम जो भी अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो केवल 11th-12th के हिसाब से नहीं, सीए, आईसीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस जो आपको आगे करना होगा, उन सारी चीज़ों का हम बेस लेके चल रहे हैं।
और तीसरा CUET, जो आप अगर ग्रेजुएशन में सिलेक्शन लेना चाहोगे तो आपको भी पता है कि बेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसके और कौन कौन से फेमस नाम है? सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? पहला या मुख्य, यही होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मुख्य या प्राइमरी। किसका? प्राइमरी बुक्स है। प्राइमरी यानी ये पहला बुक है जहां पे हम क्या बनाने वाले हैं? अकाउंट्स बनाने वाले हैं। अकाउंट्स का मतलब सेपरेट रिकॉर्डिंग करने वाले हैं ईच एंड एवरी आइटम्स का, ठीक है। जनरल में क्या हम लोगों ने अकाउंट बनाया था या केवल रिकॉर्डिंग कर दिया था सबका एक जगह पे? सर जनरल एंट्री में हम जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन किए थे सबको एक ही जगह पे लिख दिया था, ठीक है, और सीक्वेंस में लिखा था। मैंने यहाँ पे एक ऐसा रफ बना लिया था, जो जैसे आ रहा था वहां पे लिखते जा रहा था। परचेज है, सेल है, रिटर्न है, ठीक है, जो जैसे हो रहा था मैं उसको सीक्वेंस में लिखता जा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम है, श्याम है, मोहन है, सोना है, मैं सबको एक ही जगह पे लिख रहा था। शाम को बैठ के इसका क्या कर रहा था? फेयर कॉपी। जैसे अभी आप क्लास में क्या कर रहे हो, चाहे अकाउंट पढ़ो, बीएसटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, सबका क्या कर रहे हो? एक ही रफ पे रिकॉर्डिंग करते जा रहे हो, और घर जाके सबका क्या करोगे? सेपरेट सेपरेट ट्रांसफर करोगे, ठीक। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? लेजर का पहला नाम क्या बन जाता है जो सबसे फेमस है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। या प्रिंसिपल को हम अब क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल को एक और नाम से जाना जाता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वर्ड जैसे लिख दूंगा आपको एक कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर हम लोगों ने जर्नल को भी मैंने क्या लिखवाया था? प्राइमरी प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? जनरल को मैंने क्या बोला था? प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग, जबकि मैंने लेजर को क्या लिखा है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? केवल रिकॉर्ड करना, लिखना। लिखना किस फॉर्म में? डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में। बात क्लियर है? यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं था कि राम का अलग लिखो, श्याम का अलग, मोहन का, सोहन का अलग लिखो, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। यहाँ पे केवल आपका पर्पस क्या था कि हम दिमाग में रखेंगे, भूल जाएंगे तो कॉपी में क्या कर लो? लिख लो। और लिखेंगे तो केवल सिंगल इम्पैक्ट या डबल इम्पैक्ट। अकाउंटिंग हमारा किस रूल पे काम करता है? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस। जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा? क्रेडिट। दोनों इम्पैक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? केवल लिख रहे हैं या क्लासीफाई कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन करने का मतलब हम सब आइटम का अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स दोनों जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है? अकाउंट्स। यानी हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं, सेपरेट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सबका अलग अलग रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। बात क्लियर है? तो प्राइमरी या प्राइमरी दोनों जगह यूज होता है, बस ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग का मतलब जनरल एंट्री और अकाउंट्स का मतलब लेजर, ठीक। आपको बिलीव नहीं होगा, आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चे जो यहाँ के कुछ पुराने बच्चे थे, उनको अगर मैं गलती से बोल देता था कि लेजर बनाओ, समझ नहीं पा रहे थे कि लेजर में क्या बनाना है। लेकिन वही बोल दो अकाउंट बनाओ, तुरंत बना देंगे। अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? लेजर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी बुक्स लिखा है, सेकेंडरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो ना, अब यहाँ पे बात की जाए रिकॉर्डिंग के हिसाब से, तो रिकॉर्डिंग कॉमन है, लेकिन क्या हमने रिकॉर्डिंग पहली बार यहाँ पे करने जा रहे हैं या ऑलरेडी उसको रफ में रिकॉर्ड कर चुके हैं? फेयर कॉपी में आप पहली बार रिकॉर्ड करने जा रहे हो या ऑलरेडी वो रफ में रिकॉर्ड हो चुका है, दूसरी बार वो रिकॉर्ड होने जा रहा है फेयर में? सर रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो पहली बार हम रिकॉर्डिंग कहाँ पे किए थे? रफ में। और फेयर में लिखने जा रहे हैं, इसका मतलब वो पहली बार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं या दूसरी बार? दूसरी बार। इसलिए अगर रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेजर को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी बुक्स या सेकेंडरी प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बात क्लियर है? बड़े ध्यान से डिफरेंस को समझना, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? और इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? फेयर कॉपी या फेयर बुक। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बोलो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर लेजर बनेगा कैसे, ठीक है। मैं जरा सीक्वेंस से एक बार चेक कर लूँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से काम करूँ। अच्छा, लेजर बहुत आगे है क्या? सीधा? अच्छा, सब्सिडियरी बुक के बाद लेजर था। ओहो, चलो कोई ना, जनरल लेजर हो गया, ठीक है। अब सीधा हम आते हैं अपने मुद्दे पे। सर कैसे लेजर बनता है, अकाउंट कैसे बनता है? तो सर सीधी सी बात है, लेजर हम बनाने का मतलब फेयर कॉपी बनाने जा रहे हैं। और फेयर कॉपी आखिर में बनेगा कैसे? फेयर कॉपी बनेगा कैसे? किसकी हेल्प लिया जाएगा? किसकी हेल्प लिया जाएगा? किसकी हेल्प लिया जाएगा?
गड़बड़ हो गया। किसकी हेल्प लिया जाएगा? जनरल का, रफ बुक का। अगर हमें फेयर बनाना हो तो किसका हमें हेल्प लेना पड़ेगा? बोलो ना, रफ कॉपी का लेना पड़ेगा। तभी तो हम क्या बना पाएंगे, तभी तो हम क्या बनाएंगे, फेयर कॉपी बना पाएंगे, यानी क्या बना पाएंगे, लेजर बना पाएंगे। बोलो, इस बात में कहीं कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर हमें लेजर बनाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या बनाने आना चाहिए, रफ बनाने आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपके रफ और फेयर कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप अपने रफ और फेयर में थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर सकते हो, पर अकाउंटिंग के रफ और फेयर में सिमिलरिटी होनी चाहिए। जो यहाँ पे है उसी के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ बदल दिया, घटा बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पैसे की बात है ना, मार हो जाएगा। ठीक। तो हमें कंप्लीट अगर रिकॉर्ड रखना है, कहीं कुछ गलती ना हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, रफ में हर एक बात को क्या करना होगा, एक्यूरेट लिखना होगा। तो सर सबसे पहले हमें रफ को क्या करने आना चाहिए, प्रिपेयर करने आना चाहिए, और वो भी टू द एक्यूरेट, क्योंकि ये जितना एक्यूरेसी इसमें होगा उतना ही हमारा क्या होगा, अकाउंट फेयर बनेगा, क्लियर बनेगा, रफ हमारा फेयर कॉपी क्या बनेगा, सुंदर बनेगा। ठीक। तो आइए सबसे पहले रफ लिखना सीखें। सर क्या रफ लिखना हम लोग सीखे हैं या सीखना है? जनरल आप लोगों ने सीखा है या सीख चुके हैं? सीख चुके हैं। सर जनरल में रफ में लिखने का हम लोगों ने बोला था कि सर देखो, जनरल में हम कोई भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो उसको किस बेस पे लिखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे लिखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मैंने मतलब क्या बताया था कि सर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और टोटल में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, और वो सारी चीजें किसमें मेजरेबल हो, मनी में। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, और दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तीन बातें हम हर बार बोलते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके डबल इम्पैक्ट होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वही बात मैं दोबारा घुमा के बोल रहा हूँ। और तीसरा, टोटल में हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। 10 रुपए का पेन आपने सेल किया तो 10 रुपए का पेन आपके यहाँ से माइनस हुआ, लेकिन उतना ही कैश आपके पास आया भी। तो जितना माइनस उतना ही प्लस, डेबिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब मैंने बोला था कि सर देखो, मैथ में तो बड़ा सिंपल था कि प्लस का मतलब हमेशा इंक्रीज और माइनस का मतलब हमेशा डिक्रीज। लेकिन मैंने बोला था कि सर कॉमर्स में हमेशा डेबिट का मतलब प्लस ही नहीं होता है, और क्रेडिट का मतलब हमेशा माइनस ही नहीं होता है। डेबिट प्लस भी हो सकता है और डेबिट माइनस भी हो सकता है, क्रेडिट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ कंफ्यूजन है, तो बोला गया कि कब प्लस और कब माइनस, इसका कुछ रूल होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने आपको इसमें क्या लिखवा रखा था, आगे आगे आपको क्या लिखवा रखा था, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखवाया गया था। हाँ, क्या लिखवाया गया था कि सर हमारा रूल ऑफ अकाउंटिंग, अब आपके पास दो तरह के रूल ऑफ अकाउंटिंग है। एक कौन सा, एक है हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है, और दूसरा हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल है, और दूसरा हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग रूल है। यही तो बात हुआ था। हमने बात किया था कि दोनों ही रूल से हमारा जो इफेक्ट आने वाला है वो एक जैसा आने वाला है। लेकिन क्या हम लोग ट्रेडिशनल सीखे थे या मॉडर्न वाला सीखे थे, मॉडर्न वाला। और मॉडर्न में रूल में क्या था, हमने बोला था कि देखो, रूल सीखने से पहले इसमें समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग को टोटल कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कितना कैटेगरी बना था, 5 हेड्स बना था। इसका मतलब हम जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं उसको टोटल कितने पार्ट में मेजर डिवाइड किया गया था, 5 हेड्स, जिनका नाम क्या क्या था, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी, यही 5 थे। और हमने आपके डेफिनेशन को भी लिखवा रखा था कि सर जो भी फ्यूचर में बेनिफिट देगा और उस पर आपका ओनरशिप टाइटल होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। जिसका हम यूज प्रोडक्शन के लिए लाए होंगे या जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके होंगे वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस। जिसका बेनिफिट मैंने कस्टमर को प्रोवाइड कर लिया वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनकम। अच्छा, एक्सपेंसेस और इनकम में एक खास बात हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा था, क्या, एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं कि हमने पैसा पेमेंट किया है तो ही हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा। अगर हमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, पैसा भले ही सामने वाले को पेमेंट किया हो या ना किया हो, हमारा एक्सपेंसेस बन जाता था। याद है वो पिज्जा वाली पार्टी, 2000 का पिज्जा खाया था लेकिन पेमेंट 500 किया था, फिर भी आपने एक्सपेंसेस कितना बोला था, 2000 और 500 बोला था ना, 2000 का चूना लग गया। हाँ, 500 पेड है, 1500 ड्यू है, बाद में पेमेंट
करना है, पर एक्सपेंडिचर कितने का माना था, सॉरी पूरा 2000 का। आपने कस्टमर को बेचा, ठीक है, 5000 का गुड्स, लेकिन कस्टमर ने केवल 2000 पेमेंट किया, तो इनकम कितने का हुआ, 5000 का या 2000 का। आप बोलोगे सर 5000 का टोटल इनकम हुआ, 2000 रिसीव हो चुका है, 3000 अभी रिसीव होना बाकी है, लेकिन इनकम कितने का माना गया था, 5000 का। इसका मतलब इनकम कब हो जाता है, जब हम सामने वाले कस्टमर को बेनिफिट दे दें, हमारा इनकम हो गया। मैं उस 3000 रुपए को 10 साल बाद भी दूंगा, तो क्या 10 साल बाद का इनकम मानोगे या बोलोगे 10 साल पहले का ये पैसा है, बोलोगे ना, ये 10 साल पहले का पैसा है, आज का पैसा नहीं है। इसका मतलब आपने उसको इनकम कब ट्रेड कर लिया था, जिस दिन आपने कस्टमर को क्या सप्लाई किया था, बेनिफिट। बात क्लियर। कैपिटल क्या था, तो बात किया गया था ओनर कुछ भी बिजनेस में लगाता है और उसका मनी वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा, चाहे वो पैसा लगाए या पैसे के अलावा कोई भी एसेट्स लगाए, ठीक है, अगर उसको मनी में मेजर किया जा सकता है, देन उसको किस नाम से जाना जाएगा, कैपिटल। और लाइबिलिटी का मतलब क्या था, फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न। अगर बिजनेस को कोई भी, ठीक है, आइटम रिटर्न करना हो फ्यूचर में, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी या कर्जा या बोझ है, ऑब्लिगेशन है। ठीक, मैंने बोला था कि देखो पांचों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता हुआ फील हो तो डेबिट, और रिड्यूस हो तो क्रेडिट। वहीं पे इनकम कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। यही हमारा तो रूल था बस। हमें जनरल एंट्री के लिए केवल बस यही तो हमें जानना था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी का उल्टा कर दो, इनकम कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। लेकिन सबसे बड़ी बात थी सर, ये रूल तो बड़ा आसान हमारे लिए था, बस हमें ये समझना कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इस 5 नेचर में किस में आएगा, ये आपको पकड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। और मैंने बोला था कि देखो आप जनरल एंट्री तो कर ले जाओगे, लेकिन ये आपके लिए इसको पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं और बाद में अकाउंटिंग उनके लिए थोड़ा सा दर्दनाक बन जाता है। ठीक है, तो हम बार बार आपको अकाउंटिंग कराते समय यही बार बार लिखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में मैं बार बार यही लिख रहा था कि किस नेचर की वजह से वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। याद है, हम लोग हर जगह उसको शो करते आए हैं। ठीक, और यही आपको बार बार समझना भी है कि कोई भी ट्रांजेक्शन इस नेचर किससे कनेक्टेड है। बाकी नेचर पकड़ में आ जाएगा तो हम चेक कर लेंगे कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है, घटेगा बढ़ेगा उसके हिसाब से रूल में अप्लाई कर दिया जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे रफ को प्रिपेयर करने का कुछ रूल्स थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फेयर कॉपी प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए पहले रफ एक बार बना ले, तभी तो हम फेयर कॉपी में कुछ एंट्री कर पाएंगे। तो मैं एक एक रफ बनाता जाऊंगा और उसी को मैं किस पे ट्रांसफर करते जाऊंगा, फेयर पे ट्रांसफर करते जाऊंगा। ठीक, तो आइए कोई भी आप ट्रांजेक्शन बोलना शुरू करिए। चलिए कोई भी ट्रांजेक्शन बोलिए जिसको हम लोग फेयर कॉपी में पहले रफ में और फिर फेयर में लिखा जाए। अरे बोलिए कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी कुछ भी बोलो भैया, बस कुछ बताओगे कितने का, परचेज गुड्स, ठीक है, क्या और क्या, परचेज गुड्स क्या, 20,000, ठीक है। किसी पार्टी का नाम दोगे या बस साइलेंट रहोगे, साइलेंट, ठीक है। थोड़ा आसान करो भाई इन लोगों के लिए, हार्ड कर दिया, थोड़ा इन लोगों को भी रहम करो। कुछ पार्टी वार्टी का नाम दो, ये तो सीधा तुम चले गए। कुछ मैंने एक्सेप्शन बता रखा था ना कि पार्टी का नाम दिया होगा तो कैश मानेंगे नहीं मानेंगे, सब बताया था ना। तनी इन लोगों के लिए आसान करो, थोड़ा दया करो। और कोई, चलो इसको भी करेंगे, कुछ तो बोलो, बिजनेस को स्टार्ट ही करा दो, कुछ बोलो भैया। हाँ बोलो, हाँ कुछ तो बोलो कम से कम। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 30,000। कितना छोट गुमटी खोलना है का जी। 30,000 करोड़ बोलते तो समझ में आता कि हाँ अंबानी जी को पीछे करने वाली हो। 30,000 रुपए पान का दुकान लगाने का। हाँ इजी इजी, नहीं मुझे बस ये चाहिए था ताकि इन लोगों को आसान हो सके। ठीक है, बाकी एंट्री तो हम लोगों ने सब कुछ सीखा है। चलिए सबसे पहले क्या है, देखो कभी भी अगर क्वेश्चन बनाने को बोला जाए, अब यहीं से आपको क्वेश्चन बनाने का ढंग भी थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप अटक रहे हो, इसका मतलब हम क्वेश्चन अभी फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग का थोड़ा सा तरीका, अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि क्वेश्चन फ्रेम करो, तो सबसे पहले हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा।
फिर बिजनेस उस पैसे से क्या करेगा, अलग अलग आइटम परचेज करना शुरू करेगा, वो जमीन लेगा, ठीक है, बिल्डिंग बनाएगा, उसमें ढेर सारा सामान भरेगा। तो ऐसे इमेजिनेशन करते जाओ और उसी को कन्वर्ट करते जाओ। ठीक, चलो जी 30,000। चलो तो अब बताओ जरा, अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है 30,000 से, तो हमें चेक करना होगा कि इसके क्या डबल इम्पैक्ट है, इसके क्या हमें चेक करना होगा, डबल इम्पैक्ट चेक करना होगा। डबल इम्पैक्ट का मतलब ये किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट में अफेक्ट डाल रहा है। सबसे पहली बात जरा बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश दे के, कितना रुपया, 30,000 रुपया। ये कैश कहाँ से आया होगा, ये कैश किसने दिया होगा बिजनेस को, सीधी सी बात है, ओनर ने। अगर आप बिजनेस के ओनर हो, आप अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहे हो, तो आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 30,000। याद रहे, हम यहाँ पे ओनर को अलग पर्सन मानते हैं और बिजनेस को अलग पर्सन। कौन सा रूल बोलता है, कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, ये बिजनेस अलग और ओनर अलग, कौन सा प्रिंसिपल आपको बताता है, या कौन सा रूल बताता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, किसी के पास एनसीईआरटी है क्या, या किस लो बुक्स, सारे बुक्स में दिए ही होगा। आप लोग जरा थर्ड वाले चैप्टर को आप लोगों ने नहीं देखा है क्या, सेकंड वाले को, सेकंड वाला चैप्टर आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यू बच्चे, आप एक बार सेकंड चैप्टर को अच्छे से देख लो थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दिया गया है, यानी हम जो भी यहाँ पे लैंग्वेज यूज करने वाले हैं उसका क्या मीनिंग होने वाला है, आपको सेकंड चैप्टर में समझाया गया है। और अगर आप ऑनलाइन आपको एक्सेस मिल चुका है, तो स्टार्टिंग के हमारे लगभग 8 से 10 क्लासेस उसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे है। ठीक, तो आप जरा बताओ, लो यहाँ पे मैं इमेजिनेशन क्रिएट करा दे रहा हूँ फिर से, जो नहीं है ध्यान दे ले। ये हमारा क्या है, बिजनेस है, ये हमारा क्या है, शॉप है, ये हमारे ओनर भैया दीदी जो भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के लिए इन्होंने बिजनेस को कितना दिया, 30,000 दिया। याद रहे, बिजनेस भी क्या होता है, एक पर्सन होता है, आप नेचुरल पर्सन हो और ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल। इसका बर्थ कैसे होता है, नेचर के थ्रू, और इसका बर्थ किसके थ्रू होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लॉ के थ्रू होता है। ठीक, और ये बोलता है कि देखो भैया, हम बिजनेस है और मेरे पास एक डायरी होगा, इस डायरी में मैं अपनी सारी बातों को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो इस डायरी में किसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होता है, बिजनेस के हिसाब से या ओनर के हिसाब से, ध्यान रहे हमेशा रिकॉर्डिंग बिजनेस के हिसाब से होता है, ठीक है। बोलता है कि बालिक तुम घर द्वार पे क्या कर रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी आइटम या कोई भी, ठीक है, एक्टिविटी जो मेरे बिजनेस के ऊपर, ठीक है, टच करने की कोशिश करेगा और उसका मनी वैल्यूएशन हो जाएगा, मैं इसको तुरंत कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, डायरी में। याद है, मैंने बोल रखा था इस डायरी में लिखने के 2 रूल, क्या क्या रूल थे, इसे डायरी में लिखने के लिए 2 बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना था, हाँ ठीक है, और दूसरा कनेक्टेड हो। पहला क्या था, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा उस बिजनेस को हम क्या कर पाए, मनी में मेजर कर पाए, तभी इस बॉक्स में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिख रहे थे। चलो तो अब जरा बताओ ना, बिजनेस के पास क्या हुआ, बिजनेस के पास क्या हुआ, सर ये 30,000 रुपए आ गया, बिजनेस के पास क्या आया, ये, ठीक है। मुझे पता नहीं ये नोट लग रहा है कि नहीं, ये लग रहा है, मान के चल रहा हूँ ये 30,000 का कड़क नोट लॉन्च किया है मोदी जी ने। तो बिजनेस के पास 30,000 का नोट आ गया, उसका कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, सर कैश का बैलेंस तो बढ़ गया, अभी तक बिजनेस के जेब में एक भी रुपया नहीं था, आज 30,000 का बैलेंस आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा, सर ये 30,000 पहला इंपैक्ट दिखा ना हमें कि कैश क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एरो याद रखना है, एरो बहुत हेल्प करता है। लेकिन सर ये डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि नेचर को हम प्लस और माइनस से रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, ये हमें पता है बिजनेस में क्या हो रहा है, प्लस। लेकिन क्या हम अकाउंटिंग में प्लस माइनस यूज करने वाले हैं ना, तो हमें देखना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट, क्योंकि अगर प्लस का नाम डेबिट होता है तो मैं बेसंकोच या नहीं संकोच क्या कर देता, डेबिट कर देता। लेकिन क्या डेबिट ऑलवेज प्लस होता है ना, क्रेडिट भी प्लस हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो हमें इसके लिए इसके नेचर को पकड़ना होगा, या कि मैं कैश का नेचर क्या है, नेचर पकड़ ले जाऊंगा, उसका रूल अप्लाई कर दूंगा। तो कैश क्या है आपके लिए, आप बार बार बोलते हो एसेट्स, एसेट्स क्यों है, क्योंकि कैश का हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं, और एसेट्स का डेफिनेशन ही क्या था, फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है, कि कोई भी आइटम जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, बशर्ते वो आपका अपना होना चाहिए, ओनरशिप राइट होना चाहिए। तो कैश आपका अपना है और वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो कैश का नेचर क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स के नेचर के हिसाब से देखो, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, डेबिट। तो बस यहाँ पे लाके फटाक से क्या कर दो, एसेट्स को, कैश हमारा क्या है, कैश हमारा क्या है, एसेट्स, और एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज,
तो इंक्रीज होगा तो क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और सर मनी वैल्यूएशन तो इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, 30,000 से। सर एक हमें डेबिट मिल गया, अब हमें पक्का वाला आइटम क्या चाहिए होगा, क्रेडिट, और वो भी कितने से जा रहा होगा, 30,000 से, ठीक। लेकिन देखते हैं कि सर क्या होगा। आप जरा बताओ, ओनर ने बिजनेस को तो 30,000 दिया, क्या बिजनेस ने कुछ रिटर्न में इसको पे किया, बोलो ना, बिजनेस ने क्या रिटर्न में ओनर को भी कुछ दिया। आप मालिक थे, आपने दुकान में 30,000 रुपये लगाया, क्या दुकान ने भी तुरंत आपको कुछ पे किया, नहीं। तो आप ही बताओ, आप किसी का पैसा ले लो, बदले में कुछ पे ना करो, तो क्या एक बर्डन नहीं लगता है कि अरे यार उसका पैसा लिया है, या तो मुझसे वो कुछ सामान लेके जाएगा या पैसा वापस लेके जाएगा। लेकिन जब तक क्लियर नहीं है, एक बर्डन फील होता है। और बर्डन का मतलब मैंने क्या बोला था, बर्डन का मतलब क्या बोला था, लायबिलिटी, ठीक है, कर्जा है। लेकिन ये कर्जा किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट है या ओनर के अगेंस्ट है, तो बस ओनर का अगर, ठीक है, लायबिलिटी है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कर्जा या बर्डन इंक्रीज हो रहा है। तो कर्जा इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बस यहाँ पे लिख लो कि हमारा कैपिटल या लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन सर इस लायबिलिटी का भी तो कुछ नाम होगा, क्योंकि हमारे पास एसेट्स कोई भी आइटम हो सकता है जो हमें बेनिफिट देगा, और कर्जा कोई भी हो सकता है जिससे हमें पेमेंट करना हो। लेकिन मैं बोल दूं कि मेरे ऊपर कर्जा है, तो क्या आपको पता चल जाएगा ये कितना है और किसको देना है। चलो मैंने ये भी बोल दिया कि मेरे ऊपर 30,000 रुपए का कर्जा है, तो क्या आपको पता चल जाएगा कि ये 30,000 रुपए किसको देने हैं, नहीं। मुझे पार्टी का नाम क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, तब तो आपको पता चलेगा। तब मैं बोल दूंगा कि हाँ मुझे, ठीक है, फलाने पर्सन को 30,000 का पेमेंट करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लायबिलिटी केवल इनके अगेंस्ट है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको क्या इनकम्प्लीट जानकारी देगा या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट। इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि ये लायबिलिटी किसके अगेंस्ट है, किसी बाहरी व्यक्ति या ओनर। और ओनर के हर पैसे को हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल। बताओ ना, मालिक का इसमें पूंजी बढ़ गया या कम हो गया, सर मालिक ने पैसा लगाया है तो उसका पूंजी बढ़ गया है, बोलते ना कि बिजनेस में पूंजी इतना डाला है, तो बिजनेस जितना पूंजी डालता जाएगा उसका कैपिटल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बात क्लियर है। अब चेक करो ना, क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुका है, हाँ, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुका है। तो सर हम लोगों ने बोला था क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ही लिखने वाले हैं, मैंने बोला ना ये तो मैं आपको केवल लिखना सिखा रहा हूँ। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा, तो बोला गया सबसे पहले हम डेबिट को लिखेंगे और उसके बाद क्रेडिट को लिखेंगे। लेकिन हम किसको लिखेंगे, जिस जिस नेचर को लिखेंगे या जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उस इम्पैक्ट को लिखेंगे। सर सीधी सी बात है, हम नेचर इसलिए पकड़े हैं ताकि हम फिक्स कर सकें कि वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में। लेकिन हम नेचर लिखने वाले हैं या जिसके ऊपर असर पड़ रहा है, जिसमें चेंजिंग हो रहा है उसको लिखा जाए। तो सर सीधी सी बात है, जिसके में चेंजिंग होगा उसी को तो लिखा जाएगा। सर ये एसेट्स इंक्रीज हुआ है, तो क्या इसके ऊपर चेंजिंग आया है या कैश में चेंजिंग आया है, कैश में। तो हमें लिखना किसको चाहिए था, कैश को, ठीक है। तो मैंने बोला था कैश, और सबके नाम के आगे मैंने क्या बोल रखा था, अकाउंट लगा दो। क्यों, क्योंकि हम बाद में इसका क्या करने वाले हैं, एक सेपरेट अकाउंट बनाने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा, लेजर, ठीक। अच्छा कैश अकाउंट, और ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेबिट। मैंने बोला रखा था कि इस नेचर को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये नेचर हम केवल आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हम तय कर सकेंगे कि डेबिट होगा या क्रेडिट। जब एक बार पता चल गया डेबिट होगा, इसको इग्नोर करेंगे। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कितने रुपए से, 30,000 से। और हमारा क्या ये कैपिटल भी लिखा जाएगा या इग्नोर किया जाएगा, सर ये तो नेचर बताया था। हम किसके ऊपर चेंजिंग आया है, लायबिलिटी किसके अगेंस्ट बढ़ा है, कैपिटल के अगेंस्ट, तो लिखेंगे किसको, कैपिटल को। तो कैपिटल अकाउंट हमने लिखा था क्या, क्रेडिट, और कितने रुपए से, 30,000 से। बात क्लियर है। लेकिन मैंने बोला था कि क्या ऐसे भी लिखा जाएगा, फिर हमने बोला था कि ना ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, लिखने का तो तरीका यही है पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जब अकाउंटिंग का आपको डेफिनेशन बताया गया था तो पहला ही वर्ड था अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब क्या बताया गया था, आर्ट का मतलब क्या बताया गया था, परफेक्शन। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनता जाएगा। हम सबको एक ही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, पर अभी लिखने को बोल दिया जाए तो सबका प्रेजेंटेशन एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका प्रेजेंटेशन उतना बेहतर होगा, और जो जितना कम प्रैक्टिस करेगा उसका प्रेजेंटेशन उतना वर्स होगा, ठीक है। तो बोला गया कि देखो भैया अगर ऐसे लिख दोगे, और ऐसे एक नहीं अभी हजारों लाखों ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसमें ढूंढना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है, जब तक कि हम पूरा पढ़े नहीं।
ठीक है। तो बोला गया इसको ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करो कि दूर से ही देखते पता चल जाए कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। अभी मैंने कौन सा स्टोरी बताया था कि ये सुग्रीव और बाली जैसे दिख रहे हैं, शेप और साइज में क्या दिख रहे हैं, एक जैसे। याद है सुग्रीव बाली का कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों टैग दिया गया? क्योंकि याद हो जब बाली वध होने वाला था तो राम जी को कंफ्यूजन हुआ था, जब दूर से वो तीर मारने वाले थे कि भैया कौन सुग्रीव है कौन बाली, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों दूर से देखने में एक जैसे लग रहे थे। आप ऐसे ही हजारों ट्रांजेक्शन में लिख दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। तो फिर पहली बार मार खाने के बाद सुग्रीव जी की हालत खराब हुई थी। राम जी को आके उन्होंने सुनाया भी था कि भैया भेजे थे कि हम बाली को मार देंगे, उल्टा हमको पिटवा के बुला लिए। तो राम जी ने क्या बोला था, कंफ्यूजन हो गया था, कहीं तीर तुमको लग जाता उनके ठीक है भरम में। तो दूसरी बार क्या किया था उन्होंने, माला एक टैग, एक ठीक है पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि पहचाना जा सके कि हाँ जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है। ठीक है, बाली के पास माला पहनाने जाते तो पता ही है क्या होता है, क्या होता है, अरे पता है ना, गदा गदा मार लौटिया ही देते। ठीक, तो बोला गया कि देखो डेबिट वाले बड़ भैया थे हमारे बाली भैया और क्रेडिट वाले हमारे कौन से, सुग्रीव भैया। बोला गया था माला किसको पहनाया जाएगा, डेबिट भैया को, क्रेडिट भैया को, क्रेडिट भैया को, इनको तो छूना भी नहीं, बड़ा मार मारते हैं। तो सबसे पहले बोला गया था कि जो डेबिट में है उसको एज इट इज लिख देना है। कैश अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट है 30,000, इनको एज इट इज लिख देना है। माला किसको पहनाना है, छोट भैया को। छोट भैया को बोला गया पहले थोड़ा सा जगह गैप ले लो, बड़ा दूर से मारना, बहुत मारते हैं, पास मत सटना, थोड़ा सा दूरी बनाओ और एक माला पहनो, किसका, टू का। ये केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए था, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया गया था। ठीक, और बस अपनी बातों को लिख दो, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे टू वर्ड आपको लगा दिया गया, आपको समझ में आ गया ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया गया है, क्रेडिट के लिए, तो क्या मुझे दोबारा क्रेडिट लिखने की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं। और बोला था कि अमाउंट में भी क्या कर देना, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर देना, जैसे इधर थोड़ा सा गैप छोड़ा था, ठीक है, ठीक है, वैसे ही क्या कर देना, इधर भी थोड़ा सा गैप मेंटेन कर देना। वैसे ये फॉर्मेट में आएगा तो खुद ही डिफरेंस हो जाएगा। ट्रांजेक्शन्स को लिखने का तरीका क्या है, कैश अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू वर्ड। और यहीं पे मैंने बोला था कि अब देखो, अब तुम्हें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होगा, मैं अभी जो बोल रहा हूँ याद रख लो, दिक्कत नहीं होगा। याद रखना क्रेडिट कहीं भी जाएगा, ठीक है, वो हमेशा कौन से वर्ड को कैरी किया रहेगा, टू वर्ड को, अपना बचाव करने के लिए। ठीक है, हमेशा ये माला पहन के घूमेगा बचने के लिए। इसका मतलब कहीं पे भी आप टू देखोगे समझ जाना कि वो जनरल एंट्री में या रफ बुक में कहाँ से आया होगा, डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से। और यही अगर आप भूल जाओगे तो देखना लेजर में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे या होते आए हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलो थोड़ा सा मैं अब फेयर बना के दिखा दूं। अब सर फेयर कैसे बनेगा, फेयर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसको सेव कर लेते हैं, कल से इसी पे आगे बढ़ेंगे। ये सेव कैसे होगा जी, ऑनलाइन किसी ने ज्वाइन किया था, ऑनलाइन किसी ने ज्वाइन किया था भैया, ऑनलाइन एक्सेस क्यों दिया गया, फिर खत्म कर दिया जाए कि आप लोगों का, क्लास शुरू करते समय ही बोला था कि ऑनलाइन चेक करिए।